नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं कोई टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को 12 से 15 मिनट में मैं आप तक पहुँचा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मैं ना दो तीन चैप्टर एक वीडियो में कवर करता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक चैप्टर एक वीडियो में लूँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मतलब वीडियोस काफ़ी आ जाएंगी, एपिसोड काफ़ी आ जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में लोगों को टाइम ही नहीं है, तो वो मेरी वीडियो भी हार्डली देखते हैं। तो 1 मिनट का बस देख लेंगे, 2 मिनट का देख लेंगे, इससे ज़्यादा देखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस बुक में या इस स्टोरी में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ आप लोगों का। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी जो कहानी चल रही थी वो कहानी चल रही थी जहाँ पर भोला बैल खोल करके ले गया था होरी के। अब होरी के बैल खोल के लेके जाता है वो। अब दूसरी साइड जहाँ हम देखते हैं कि जो राय साहब हैं, ठीक है ना, राय बहादुर पूरा नाम है उनका। राय साहब हैं, वो अपने जो अनोखे लाल हैं उनके मुंशी, उन पे काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई ये बताओ, तुमने किस पर्पस से ये बैठक बुलाई थी, ये सभा बुलाई थी, ये पंचायत बुलाई थी होरी के खिलाफ। आपने अगर उसके लड़के ने शादी कर ली या वो भाग गया, जो भी कुछ हुआ, तो उसके लिए हमें बताना चाहिए था ना। आप लोग कौन होते हो पंचायत लिखाने वाले? और आपने जुर्माना भी वसूल किया उससे, ऐसा क्यों हुआ? वो कहाँ से लेके आया? अभी तो उसने लगान का पैसा दिया था। मतलब एक हमदर्दी तो थी राय साहब के दिल में होरी के लिए, और वही निकल के बाहर आ रही थी। वो अनोखे लाल पे बार बार चिल्लाए जा रहे थे। तो अनोखे लाल अपनी सफाई पेश कर रहा था कि एक छोटा सा मामला था। तो राय साहब ने कहा छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मेरी ज़रूरी है। लेकिन वही बात है ना कि अनोखे लाल मुंशी था, अनोखे लाल को भी डर था। तो राय साहब कहते हैं कि आपने जितना भी जुर्माना उससे वसूला है वो जुर्माना मेरे को ला के दें, नहीं तो मैं सबको 1-1 साल के लिए अंदर डाल दूंगा। जितने भी पंच हैं, चाहे वो ठाकुर साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे अनोखे लाल हो, जो भी हो, और भी जो भी पंच थे, वो उन सबको मैं 1-1 साल के लिए जेल में डलवा दूंगा। तो अनोखे लाल थोड़ा सा घबरा जाता है यही सुन के कि भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ तो है मामला। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, हमें एक नौकर आता है और नौकर आकर के कहता है कि जी खन्ना साहब आए हुए हैं। तो अनोखे लाल कहता है कि खन्ना साहब क्यों आए हुए हैं? तो कहता है कि खन्ना साहब के साथ में एक हम शुगर फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने उनको बुलाया है। हम कहीं जाने वाले हैं, कहीं ज़मीन की सौदा करने वाले हैं। इतना कह के अनोखे लाल चले जाते हैं वहाँ से, और राय साहब के पास में खन्ना साहब आ जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनोखे लाल पंडित जी के यहाँ पहुँच जाता है, ठाकुर साहब के यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि जी राय साहब ने बोला है कि तुमने जो जुर्माना वसूला है वो जुर्माना, और ऊपर से तुम्हारे ऊपर भी मैं जुर्माना लगाता हूँ। जो जुर्माना 100 रुपये वसूला था, उसका 200 रुपये आप लोगों को राय साहब को देना पड़ेगा। तो पंडित जी वहाँ पे उछल जाते हैं कि नहीं जी, हम क्यों देंगे 200 रुपये? हमने उसको मारा पीटा तो है नहीं है, हमने तो जो था बिरादरी को खिला पिला दिया, अब हमारे पास कहाँ बचा है। और जो भी था वो पंडित को ब्राह्मण भोज करा दिया। तो ठाकुर कहता है कि अरे पंडित, खाने के बड़े तुम देखते हो, कौन सा ब्राह्मण भोज कराया है तुमने? तो अनोखे लाल कहता है कि इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग या तो 200 रुपये दो जुर्माना, नहीं तो वो 1-1 साल के लिए आपको जेल में डलवा देंगे। पंडित जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वो हमारे हाथ से, हमसे हाथ तो लगा के दिखाएं, पंडित से अभी पाला कहाँ पड़ा है उनको। तो अनोखे लाल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जो तुम ये किसान लोगों से वसूली कर रहे हो ना, उनकी जो फसलें मनमानी पैसे में ख़रीद रहे हो, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राय साहब शुगर फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और गांव का जितना भी गन्ना है उसमें फैक्ट्री में जाएगा और किसानों को उनके दाम मिलेंगे। अब ये तो बड़ा गड़बड़ थी, क्योंकि भाई पंडित जी और ठाकुर साहब इसी ताक में रहते थे कि किसकी ज़मीन बिक रही है, किसकी फसल ऐसे बिक रही है, मैं ले लूँ, ये कर लूँ।
ठीक है, वो चीज़ चलती रही। अब होरीलाल के पास ना तो बैल थे, ना उनके पास बीज था, ना खाद था। वो उन्होंने इस साल खेतों में कुछ नहीं किया और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाने लगे और उनकी जो वाइफ जो धनिया थी वो भी जाने लगी। उसके बाद में वो होरीलाल कहीं पे काम कर रहे हैं खेत में, और उसमें खेत में लौकी लगी हुई हैं और धनिया लौकी तोड़ रही है। उनके साथ छोटी बेटी भी है रूपा, और वो धनिया लौकी लेके जा रही है। तो होरीलाल कह रहे हैं कि यार तू लौकी ले जाती है, दूसरे के खेतों में से सब्जी तोड़ के ले जाती है, कोई क्या कहेगा। कह रहे इतनी मेहनत करते, थोड़ी सी सब्जी ले ली तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कह के धनिया और रूपा वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी आ जाते हैं वहाँ पे। पंडित जी कहते हैं अरे होरी। तो होरी एकदम अचंभित हो जाता है कि पंडित यहाँ पे खेतों में चल के क्यों आए। तो कहता है अरे पंडित जी पैलागू मतलब पैर लग रहा हूँ मैं आपके, कि क्या हुआ पंडित जी, कैसे आए। कह रहे आओ बैठो, बात करनी है तुमसे। कि हाँ बोलो। कह रहे हमें मालूम है कि इस साल तुम्हारे यहाँ खेत बैल नहीं हैं और फसल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम एक काम करते हैं कि आप हमारे घर आ जाना, जितना आप लोगों को दाना पानी ले जाना है, जितना आप लोगों को बीज ले जाना है वो ले जाना, हम आपकी फसल करवा देंगे। तो होरी उसके सामने हाथ जोड़ लेता है कि नहीं पंडित जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं कर्जा ले सकूं। सब कुछ गिरवी रखा हुआ है मेरे यहाँ। अब तो मेरे बैल भी नहीं है, घर गिरवी है, खेत गिरवी है, बैल भी नहीं है, पहले से चल रहे हैं। दुलारी के पैसे हैं, ठाकुर साहब के पैसे हैं, राय साहब के पैसे हैं, सबके पैसे हैं। तो कहता है अरे यार क्या हुआ, तुम शूद्र हो तो हम पंडित हैं तो क्या हुआ, हैं तो एक ही गांव के, हम करेंगे आपकी। तो कहता है बताओ क्या करना है। एक काम करो, हम आपकी फसल करवा देते हैं, और चाहे आप एक काम करो कि आप बटाई में कर लो। बटाई मतलब होता है आधा बटाई, जिसको बोलते हैं कि मतलब एक पार्टनरशिप जो होती है, कि पार्टनरशिप में कर लेते हैं। तो क्या करना है कि आप आओ, पार्टनरशिप में करो, आपकी फसल आधी, हमारी फसल आधी, ज़्यादा होगा हम तुम्हारी मेहनत मजदूरी दे देंगे और धनिया की मेहनत मजदूरी दे देंगे, ठीक है ना। और अगर दूसरों के खेतों में काम करोगे तो ऐसा अच्छा नहीं है, अपने ही खेतों में काम करो। तो होरीलाल एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें कर्ज लेना नहीं पड़ रहा, और ये बात सही भी है कि हाँ काम तो करना ही पड़ रहा है दूसरों के खेतों में। तो वो एग्री हो जाते हैं और वो चले जाते हैं पंडित जी के खेतों में और अपने खेतों में फसल बोने के लिए। वहीं है धनिया भी काम कर रही है, वहीं है रूपा सोना सब वहीं काम कर रही हैं। और जो झुनिया हैं, गोवर्धन की वाइफ, जो गोबर था उनका लड़का, वो अपने बच्चे को लेके एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, उसको झूला झुला रही है। तो पंडित जी का जो लड़का था माता दीन, वो जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने एक लड़की है जो शेड्यूल कास्ट से आती है, वो अपने घर में बसा रखी है। अब वो निगरानी कर रहे हैं फसल में, तो वो निगरानी करते सबकी आंख चूकते ही वो आते हैं और आकर के जुनिया के पास बैठ जाते हैं और जुनिया से कहने लगते हैं कि अरे कहाँ गया गोवर्धन, तेरे को छोड़ के चला गया, अब पता नहीं तेरे को यहाँ बसा गया, खुद जाने कहाँ किसके चक्कर में भटक रहा है, ऐसा ही है, क्या फ़ायदा हुआ उसके साथ आने से। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, मैं आ गई तो मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे दादा और मेरी माँ हैं, बहुत है मेरे लिए। कहता है सुन, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रोटी कपड़ा जो भी कुछ चाहिए तेरे को, ठीक है ना, पैसा चाहिए मुझे बता दियो, मैं कर दूँगा। इतने में सोना आने लगती है, तो वो उसे देख करके घबरा के वहाँ से निकल जाता है। तो सोना आके अपनी भाभी से कहती है क्या कह रहा था ये यहाँ आया था, कि कुछ नहीं कह रहा, क्या हुआ बोल। कि कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसके मुंह मत लगना ज़्यादा, और ये बहुत बदतमीज़ है, इसने वो चमारन सलिया ब्याह रखी है और उसको घर में बसा रखा है, और उसको एक अलग से झोपड़ी डाल रखी है घर में, लेकिन उसको बर्तन भी नहीं छूने देते। तो वो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद होरीलाल, धनिया, रूपा, सोना सब आ जाते हैं, पानी वानी पीने लगते हैं। और धनिया कहती है कि बताओ कैसा टाइम आ गया कि लड़कियों को भी खेतों में काम करना पड़ रहा है। तो होरीलाल कह रहे इससे अच्छा तो ये था कि मैं लड़का पैदा कर देती। तो होरीलाल कहते हैं कि लड़कियां हैं तो घर में हैं, लड़का होता तो वो भी शहर भाग जाता,
ठीक है ना। उसके बाद में आगे कहानी बढ़ती है, और आगे कहानी बढ़ती है कि गोवर्धन जो हैं, गोवर्धन ने चाय की दुकान खोल रखी है, एक टपरी खोल रखी है जहाँ वो रहते थे। जो मिर्ज़ा साहब जो थे, मिर्ज़ा साहब के बगीचे में रहते थे और वहीं रहने का घर था, वहीं उन्होंने चाय की टपरी खोल रखी है। तो कस्टमर काफ़ी बैठे हुए हैं, कस्टमर उससे कह रहे हैं, कह रहे गोवर्धन ये अच्छा हुआ यार, तुम्हारी तो बात बन गई, और तुम तो अपनी दुकान भी चला रहे हो और घर भी संभाल रहे हो और बगीचा भी संभाल रहे हो। तो कहता है ये सब मिर्ज़ा साहब की देन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने बोला तो हमने कर लिया। कहते हैं अच्छा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। इतनी देर में मिर्ज़ा साहब आ जाते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी कि अरे गोवर्धन तुमसे बात करनी है, ज़रा 1 मिनट इधर आओ। कि हाँ साहब बोलिए। कि अरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं और हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो जैसा हमने तुमसे बोला था दारू के लिए, दारू का अरेंजमेंट करो और नमकीन और पकौड़े का थोड़ा सा अरेंजमेंट करो। तो कहता है कि साहब देखना पड़ेगा गले में पैसा है कि नहीं है। कह रहे गले में पैसा है नहीं है क्या, हम दे देंगे तुम्हारे, कि पहले के भी हैं 50-1 रुपये के, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सब दे दूंगा तुम्हारे, तुम अभी का बंदोबस्त करो क्योंकि मेहमान थोड़े ख़ास हैं। कहता है कि हमारे यहाँ पे जगदीश खन्ना जी आए हुए हैं और राय बहादुर साहब आए हुए हैं। गोवर्धन सुन के थोड़ा सा अचंभित हो गया। कहता है राय साहब आए हुए हैं। कहता है हाँ क्यों, तुम जानते हो? कि नहीं जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है। अब उसे पता था कि राय साहब वो वही राय साहब हैं जिनके यहाँ होरी लाल अक्सरकर जाया करते हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं अरेंजमेंट करता हूँ। और वो अरेंजमेंट करने में लग जाता है। जब वो पकौड़े और नमकीन रखने जाता है तो राय साहब को देख करके थोड़ा सा रुक जाता है कि यही राय साहब हैं। वो सोचता है कि इनसे बात करूं, लेकिन फिर वो रुक जाता है कि नहीं बात करना सही नहीं होगा इस कंडीशन में, जब राय साहब हाथ में दारू का गिलास लिए हुए हैं और सब लोग दारू पी रहे हैं, वो तीनों लोग बैठ के, मिर्ज़ा साहब, खन्ना साहब और राय साहब। वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में राय साहब बोलते हैं कि मिर्ज़ा तुम्हारी वो ज़मीन का क्या सोचा है तुमने, जो गाँव वाली है? कि सोचा क्या है, यही 2-3 टुकड़े बचे हैं, एक में बाग है, एक में ये गाय घास वास होती है, उसको मैं बेच देता हूँ, तो ये है कि थोड़ा पैसा आ जाता है, नहीं तो सारी बिक गई, अब है कहाँ। कि तो एक काम करो, हमें शुगर की फैक्ट्री लगानी है। कि नहीं नहीं मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा, अब मेरे पास यही बचा है बस। कि नहीं बेचने के लिए कौन बोल रहा है, एक काम करो आप हमें लीज़ पे दे दो, हम लीज़ पे ले लेंगे इसको, और साथ में किराया भी आता रहेगा, ज़मीन भी तुम्हारी बनी रहेगी। तो मिर्ज़ा चुप रह जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में खन्ना साहब थोड़ा बात में बात लगा के कहते हैं इसीलिए तो हम बयाना भी लेके आए हैं। तो राय साहब निकाल के गड्डियाँ उसके सामने रख देते हैं और मिर्ज़ा अपने आप को रोक नहीं पाता और वहाँ से पैसे ले लेता है। अब वो डील पक्की हो जाती है। उसके बाद सुबह होता है और सब वो तीनों लोग सोने जा चुके हैं और गोवर्धन साफ़ सफाई कर रहा है, बोतलें उठा रहा है, गिलास उठा रहा है, नमकीन साफ़ कर रहा है। तब तक मिर्ज़ा साहब आ जाते हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अरे गोवर्धन, कहता है अरे आइए साहब आइए। तो कहता है कि अरे एक बात बताओ, तुम्हारे कितने पैसे हो गए? कहता है अरे सुबह सुबह कहाँ पैसे की बात कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब, सब आप ही का है, हम बात कर लेंगे, अभी आप नहा धो लो फिर बात करेंगे। कि नहीं नहीं बताओ बताओ मेरे को। कहता है कि पहले के थे 52 रुपये करीब 52, और कल का है 26 यानी 26 रुपये का खर्चा। कि हाँ तो मोटा मोटा 100 रुपये का समथिंग हो गया। कि हाँ। तो वो अपनी जेब से गड्डी निकालता है और 100 रुपये गोबर को थमा देता है कि ये लो जी, ये 100 रुपये हैं तुम्हारे। तो गोबर थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि साहब हमारी जो इनाम आपने बोला था कि कभी कभी इनाम भी दिया करेंगे, कि अरे हाँ वो भी देते हैं, 50 रुपये वो इनाम के निकाल के दे देते हैं। गोबर अपना काम करने लगता है। फिर वो कहता है कि एक बात बता गोवर्धन, तू इतना कमाता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये तू खाता पीता ज़्यादा है नहीं है, दारू पीता नहीं है, फिर ये कहाँ लेके जाएगा इतने पैसे को? कह रहे साहब हमारे गांव में माँ है, बाप है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है। कि अच्छा तुमने कभी बताया नहीं, तो तुम्हारी शादी हो गई? कि हाँ मेरी तो शादी हो गई, एक बच्चा भी है। कि कौन है, लड़का है लड़की है? कि पता नहीं साहब, देखा नहीं। कह रहे तुम अजब मूर्ख हो, तुमने देखा क्यों नहीं अभी तक? कि साहब जब वो पेट में था तभी मैं गांव से निकल आया था कमाने के खातिर, अभी तक मैं गया नहीं, आपसे छुट्टी मांगने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। कहता है हिम्मत की क्या बात है, तुम घर जाओ और सुनो वो 50 रुपये मैंने तुम्हें इनाम के दिए वो वापस करो मेरे को।
और वो वापस ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है गोबर के, अरे अभी तो दिए थे वापस क्यों, मैंने क्या कुछ गलती कर दी क्या, वो वापस दे देता है। तो उसके बाद में उसे 100 रुपये निकाल के दे देते हैं कि ये तुम्हारे इनाम के हैं, इसमें से अपनी वाइफ के लिए गहने लेके जाना। और गोबर खुश हो जाता है और खुश होकर के वो अपनी पैकिंग करने लगता है। उधर दूसरी तरफ धनिया खेतों में काम कर रही है, उधर होरीलाल काम कर रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं धनिया से, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो धनिया थोड़ी सी झगड़ जाती है कि अरे पंडित जी इंसान है, मशीन थोड़ी है, अपने तरीके से काम करेंगे। तो होरीलाल उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तू हर किसी से लड़ क्यों जाती है, अपना काम कर तू। और फिर होरी को गुस्सा आता है तो वो जल्दी जल्दी फावड़ा चलाने लगता है। जब वो फावड़ा चलाता है ना तो उसको चक्कर आ जाते हैं। जब चक्कर आ जाते हैं तो वो चक्कर खा के गिर जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सब लोग भागते हैं, गांव में जितने काम कर रहे, सॉरी खेतों में जितने लोग काम कर रहे हैं। धनिया भागती है, उसकी बेटी भागती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद में उसे लेके जाते हैं घर पे, उसे लिटा देते हैं। अब जो जुनिया है वो कहीं ना कहीं अपने दिल ही दिल में कुढ़ रही है, क्योंकि आज ये स्थिति सिर्फ उसकी वजह से ही आई है। ना तो गोबर भागता, ना उसका बापू उसके बैल लेके जाता, ना पंचायत को इतना जुर्माना देना पड़ता, सब उसकी वजह से ही हुआ कुछ। तो वो लेटा हुआ है होरी घर पे और सब लोग इधर उधर हैं। तो रूपा भागते हुए आती है कि बापू बापू भाई आ रहा है। कि भाई आ रहा है, भाई कहाँ से आ रहा है भाई। अब ये सुन के होरीलाल एकदम उत्साहित होने लगते हैं। तो वो जुनिया से कहते हैं, देख के ये झूठ बोल रही सच बोल रही है। वो जुनिया जाती है तो वो कहती है दादा भाई मतलब वही हैं, इतना कह के और वो घर में चली जाती है। इतनी देर में गोवर्धन उसके साथ में कुछ गांव के लड़के आ जाते हैं, उसका बैग वैग पकड़ के और सामान पकड़ के। 2 सूटकेस होते हैं उसके पास। वो जैसे ही आता है तो होरीलाल उसको गले लगा लेता है और खूब रोने लगता है कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। फिर उसकी माँ आ जाती है, वो भी गले लगा लेती है। तो वो ये कहता है ये तो सब ठीक है, ये बताओ बापू को क्या हुआ, बापू को बुखार आ रहा है, ऐसे तबीयत सही नहीं है, दवाई क्यों नहीं दिलाई। तो वो कहता है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, अब तू आ गया है ना। फिर वो कहता है, वो दोनों बहनें बातें करती हैं आपस में कि एक अटैची मेरी है, दूसरी तेरी है, इसमें बहुत वजन है, इसमें ये है। तो गोबर आ जाता है वहाँ। गोबर कहता है कि मैं सबके लिए सब कुछ लाया हूँ, आप खोल के देख लो इसमें क्या क्या है। वो चाबी उनको पकड़ा देता है। इतनी देर में धनिया आती है, कहती है कि तू बहू से मिला, कि नहीं अभी तो नहीं मिला, कि तू जा मिल के आना फिर जा। अब वो बहू से मिलने जाता है अपने। अब जुनिया बहुत गुस्से में है क्योंकि भाई वो अकेला छोड़ गया था उसको। वो उससे बात नहीं करती, लेकिन फिर भी गोबर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर फाइनली वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो धनिया उसको अपने दुख गिनाने लगती है कि देखो मेरी खातिर माँ बाप ने, मतलब यहाँ मम्मी पापा ने क्या क्या किया, इनके बैल चले गए, इनको बिरादरी के लोगों को खाना खिलाना पड़ा, ऊपर से 100 रुपये जुर्माना देना पड़ा, ऊपर से गिरवी घर भी रख गया, खेत भी रख गया, मेरे बाप बैल खोल के ले गया। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, अब सब सही हो जाएगा, नहीं तो मैं इन सबको अदालत में ले जाऊंगा। वो कहता है कि तुम बड़े पढ़ लिख के आए हो, अदालत की कचहरी की बातें करने लगे हो। फिर नॉर्मल सा आगे को फिर वो सुबह सुबह होता है। सुबह गोवर्धन बोलता है जो होरीलाल को कि अच्छा बापू मैं ज़रा आता हूँ, भोला काका के यहाँ जा रहा हूँ। कि क्यों, भोला काका क्यों जा रहा है, कि नहीं पूछ के आता हूँ ना बैल वो क्यों लेके गए। कि ना ना तू कहीं मत जा। के अरे मैं लड़ने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ पूछने जा रहा हूँ। उनकी गाय थी 50 रुपये की, हमारे बैल आए थे 150 रुपये के। फिर भी मैं पूछूंगा ना कि क्या हिसाब लगाया उन्होंने, मैं लड़ूंगा नहीं, आप चिंता मत करो। कि मैं चलता हूँ तेरे साथ। कि नहीं तुम मत जाओ, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ, मैं सिर्फ बात करके आता हूँ। तो गोवर्धन वहाँ पहुँचता है। गोवर्धन कहता है कि भोला के पैर छूता है। फिर वो भोला कह रहे गोवर्धन तुम आ गए इधर। इतने में लड़की का भाई भी आ जाता है। तो वो कहता है काका हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो कहता है कि गलती तुमने ऐसी करी है कि मैं गला काट दूँ ना तो भी पाप ना लगे मेरे को, लेकिन छोड़ो, खैर हमारी बेटी वहाँ खुश है तो ठीक है। गुस्सा आया था, गुस्से में पता नहीं क्यों तुम्हारे बैल खोल रहे हमें यही पता नहीं चला, लेकिन गुस्सा था उस टाइम। और जाते जाते अपने बैल भी लेके जाना यहाँ से। तो कहता है अरे बैल की क्या ज़रूरत है, आप रखोगे ना। ना ना तुम बैल ले जाना, गैया की बात थी तो गैया हम सोच लेंगे कि हमने अपनी बेटी को गाय दे दी, बात ख़त्म। गैया कब की मरमर आ गई, हम क्या करना उसका।
तो अपने बेटे से कहता है अरे कुछ इनको दो, ये भाई हमारे मेहमान हैं, इनको गुड़ और पानी खिलाओ। तो वो गुड़ पानी नाश्ता वगैरह देता है। और जैसे ही शाम होती है, शाम होते होते गोबर वहाँ से बैल लेके आ रहा होता है। जैसे ही बैल लेके आता है, होरी फट से अपनी चारपाई से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वैसे वो उनसे खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन वो फट से खड़े हो जाते हैं अपने बैल देख के, और वो अपने बैलों पे लाड़ दिखाने लगते हैं, प्यार दिखाने लगते हैं। और जो जुनिया है, जो धनिया है, वो भी उसको प्यार दिखाने लगती है कि मेरे बेटे ने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर देगा। और वो कहता है कि जा अंदर बांध दो इसको। और फिर उसके बाद में वो जुनिया के पास चला जाता है, और उसके साथ में उसका भाई भी आता है जुनिया का, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें लेके आता है अपने भांजे के लिए। और गोवर्धन उससे कहता है कि अरे इन्हें यहीं रखो, अब होली पे हम इसको होली खेलने के बाद इसको जाने देंगे। और थोड़े दिन बाद होली आ जाती है, वो सब लोग होली वोली खेलते हैं। फिर उसके बाद में वो ऐसे ही कुछ नाटक कर रहे होते हैं, तो वो पंडित और ठाकुर जो गांव के हैं उनकी मजाक बनाने लगते हैं। तो ठाकुर साहब सुन लेते हैं, उनको ये बात बुरी लग जाती है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे अगर देखें तो ये काफ़ी संघर्ष भरी चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना घर छोड़ छोड़ के कमाने की खातिर यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम भी, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारी आस देखते हैं कि हमसे सपोर्ट चाहते हैं कि भाई कुछ सपोर्ट होगा। मिडिल क्लास की तो बस यही, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के जितने भी कैटेगरी में आते हैं लोग, उनके घर घर की कहानी यही है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये कहानी ग्रो कर रही है, और आगे देखेंगे क्या होगा, कैसे हो रही है, अपने कर्जे से मुक्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा, गोवर्धन क्या करेगा, धनिया क्या करेगी, अब पंडित क्या करेगा और ठाकुर क्या करेगा कि उनका मजाक बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, जैसा मैंने बोला आप वीडियो वॉच करते हो, लेकिन इसको कम से कम पूरी देखो तो मेरे को थोड़ा सा सुकून मिले, मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि बुक भी पढ़ता हूँ, उसमें भी कुछ चीज़ें लिखता हूँ, मेन कहानियाँ पिक करता हूँ कि आप लोगों को क्या बतानी है, क्या इंसिडेंट हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, और थोड़ा इसको शेयर करोगे तो लोगों से बोलो कि थोड़ा सा ना इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ। चलिए फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।